हम लोग बात कर रहे थे आपका फंडामेंटल राइट्स पे। तो फंडामेंटल राइट्स पे बात करते हुए आपसे बात की गई थी कि फंडामेंटल राइट राज्य की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये खोजे गए ये शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि दिए गए ये तो कॉन्सेप्शन ही नहीं है। अगर दिए गए तो फिर लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ देना आपकी क्षमता में है वो ले लेना भी। और जो फंडामेंटल राइट है वो ईश्वर के यहां से व्यक्ति ले आया। जब ये कॉन्सेप्शन होगा तो फिर आप छीन ही नहीं सकते, क्योंकि आप ईश्वर हो ही नहीं सकते। तो इसलिए फंडामेंटल राइट ये खोजे गए ये शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा। और राज्य को इसकी रक्षा के लिए जन्म दिया गया, इसलिए राज्य इन्हें छीन नहीं सकता, क्योंकि रक्षक भक्षक नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्शन के खिलाफ है। तो इसका मतलब यह हो गया कि राज्य सिर्फ प्रोटेक्टिव भूमिका निभा सकता है, राज्य इनका संरक्षण कर सकता है, राज्य ऐसी व्यवस्था निर्मित कर सकता है जिसमें फंडामेंटल राइट लोगों को अधिकाधिक प्राप्त हो। लेकिन अगर राज्य या कोई भी इसका वायलेशन करने पर आए, इनका अतिलंघन करे, तो कोई अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए जो इनका संरक्षण कर सके। और चूंकि हमारी व्यवस्था में राज्य से ऊपर कोई अथॉरिटी ही नहीं है, इसलिए राज्य के ही एक अंग न्यायपालिका को इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये दी गई है, और राज्य ही इनकी रक्षा करेगा। ऐसी अवधारणा विकसित हुई है, तो राज्य एक प्रोटेक्टिव रोल में दिखाई देता है। अब सीधी सी बात है, जो काम करेगा वो काम को सही भी करेगा और काम को गलत भी करेगा। और जहां तक गलत करने का सवाल है, वहां पर भी दो संभावनाएं हो सकती हैं। एक जानबूझकर गलत करेगा और दूसरा अनजाने में गलत करेगा। लेकिन गलत जानबूझकर हो या अनजाने में, परिणाम तो वही होना है जो गलत का परिणाम हो सकता है। और आप जिसे भी कुछ भी करने की शक्ति देंगे, उस पर यह प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि वो ठीक ही करे। अधिकतम आप उससे जो अपेक्षा रख सकते हैं वो ये कि वो ठीक करने की कोशिश करे। इससे अधिक की अपेक्षा कर्ता से करना यह अमानवीय है, क्योंकि डूअर या कर्ता मानवीय होगा। इससे अधिक अपेक्षा उससे नहीं हो सकती। और यही कारण है जो आम जनता अक्सर सवाल उठाती है कि अगर कोर्ट ने गलत डिसाइड किया तो क्या कोर्ट को या प्रिजाइडिंग अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं? नहीं हो सकती। न्यायाधीशों को जो गलत डिसाइड करने से संरक्षण दिया गया है, गलत डिसाइड करने से संरक्षण मीनिंग दे रहा है, अगर उनसे गलत डिसाइड भी हो जाए तो जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि उन्होंने जो कुछ गलत डिसाइड किया वो गलत डिसाइड करने की मंशा के साथ गलत डिसाइड किया है, तब तक न्यायाधीश पर कोई आरोप या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या किसी किस्म की कोई दंडात्मक कार्रवाई ये की ही नहीं जा सकती। उसका कारण ही यही है, अगर आप न्यायाधीश पर अनावश्यक दबाव बनाएंगे कि वो ठीक ही डिसाइड करे, तो ये गलत बात है, ये संभव नहीं है। अभी जो हमने कहा था आपसे
कि हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निशिकांत दुबे जो सांसद है भाजपा के, उनकी टिप्पणी का कोई संज्ञान ना ले अवमानना की कार्यवाही, और नहीं लिया, क्योंकि इस सिनारियो में अगर संज्ञान लेंगे तो ये मैसेज ज्यादा जाएगा सोसाइटी में कि आप अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं, आप स्वयं को प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मैसेज ज्यादा जाएगा, और अगर ये मैसेज गया तो जो न्याय प्रशासन है उसको ज्यादा नुकसान होगा बनिस्बत इसके कि उनके खिलाफ कोई एक्शन न हो, क्योंकि एक्शन नहीं होगा तो समाज का जो एक ठीक वर्ग है वो ये मानेगा कि निशिकांत दुबे ने ठीक टिप्पणी नहीं की, क्योंकि सीजेआई देश में गृह युद्ध को नहीं भड़का रहे हैं, गलत बात है, ठीक है। और एक्शन लिया तो एक मैसेज ये हो सकता है कि आप तो ईश्वर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, आप खुद की आलोचना सुन ही नहीं सकते। अगर एक ने कुछ कह भी दिया तो जरूरी है उसके खिलाफ एक्शन लेना। अरे बहुत बार बच्चों की बातों को अनदेखा कर दिया जाता है, और यही कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कि अदालतें कोई छुई बुई का पेड़ नहीं है कि कोई कुछ भी कह देगा और वे मुरझा जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये कहते रहे, इनके कहने से क्या होता है, लेकिन इन्हें अदालती कामकाज में न्यायाधीश किसी मंशा से काम करते हैं, ये बात नहीं कहनी चाहिए। मंशा से नहीं करते, और अगर मंशा से नहीं करते तो फिर अगर गलत हो भी गया तो गलत के प्रति दंड नहीं दिया जा सकता, गलती ठीक की जा सकती है, ठीक है ना। गलत का दंड कब मिलेगा, जब आप जानबूझकर गलत करो, ठीक है। गलत करने की इच्छा के साथ गलत करो, यानी, और गलत करने की इच्छा के साथ आप गलत तभी कर सकते हैं जब आप जानते हैं सही क्या है। जब तक आप ये जानते ही नहीं सही क्या है, तब तक गलत करने की इच्छा के साथ गलत कर कैसे सकते हैं, कर ही नहीं पाएंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब आप जानबूझकर गलत करते हैं, यानी सही और गलत इसमें अंतर करने की बुद्धि और विवेक को धारण करते हुए, तथ्यों की सही स्थिति से अवगत होते हुए कुछ गलत कर देते हैं, देन मामला दंड का बनता है। और यही कहा है न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम में कि अगर आपको लगता है किसी ने जानबूझकर गलत किया है तो उसने नो डाउट अपकृत्य किया है, then you must file a complaint before that judicial officer, ठीक है ना, against that judicial officer before such a authority who is competent to take disciplinary action or other actions against him, ठीक है ना। जब हमने आपको अपकृत्य पढ़ाया था तो जनरल जस्टिफिकेशन बताए थे, ठीक है, साधारण जो सामान्य न्यायोचित है, जो जनरल जस्टिफिकेशन है टॉर्ट की कार्यवाही में, न्यायिक कार्यवाहियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें सारी बात आपके सामने रखी गई थी। उन्होंने गलत डिसाइड किया, यह कार्यवाही का आधार नहीं है, इसी के लिए तो अपील और रिवीजन है। हम कानून को समझ ही नहीं पाए, आवश्यक तो नहीं है कि जो व्यक्ति सेलेक्ट होकर पहुंच जाएगा वो कानून की सही स्थिति समझ ही लेगा। सिलेक्शन एक बात है और कानून की स्थिति को सही से समझ लेना दूसरी बात है। हर बार 20 बार तो सुप्रीम कोर्ट से गलती होती है, कौन है दुनिया में जिससे गलती नहीं हुई? मानव है और गलती नहीं हुई, कौन है दुनिया में? कोई नहीं। तो आप ये अपेक्षा किसी न्यायिक अधिकारी से कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए जब जानबूझकर गलत होगा तब एक्शन की बात आती है, और जब बिना जाने गलत होगा तो गलती को ठीक किया जाना चाहिए, यह बात तो ठीक है, लेकिन डुअर को दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर डुअर को आपने दंड देना शुरू किया तो कामकाज ठप हो जाएगा, फिर डुअर कुछ करेगा ही नहीं।
क्योंकि फिर न करना यही सुरक्षा का आधार हो सकता है, क्योंकि कुछ भी किया और हम कार्रवाई का सामना करेंगे, क्योंकि आइदर राइट और रॉन्ग यही डिसाइड होगा, और हम जानते नहीं है कि राइट और रॉन्ग में अंतर कैसे करें। तो डेफिनेटली संभावना 50% तो रॉन्ग हो जाने की है ही है। अगर गणित के जो प्रायिकता के नियम हैं उनके मुताबिक देखें तो आपने प्रोबेबिलिटी, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो इंटर में पढ़ी होगी, तो 50% प्रोबेबिलिटी तो इस बात की है ही है कि हम दंडित होंगे, तो हम कुछ करेंगे ही क्यों। और कुछ न करने में 100% इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हम किसी भी खतरे में नहीं पड़ेंगे, तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। और राज्य का ही न्यायिक अंग है, सॉरी राज्य का ही अंग है, जिसे फंडामेंटल राइट को उपलब्ध कराने की व्यवस्था यह दी गई है। क्योंकि हमने कहा ना कि फंडामेंटल राइट जो खोजे गए वो दो उद्देश्यों से खोजे गए। या यूं कहें, दो उद्देश्य नहीं बल्कि मानव का संपूर्ण विकास यही उद्देश्य है। क्योंकि प्रकृति ने यह माना है कि इन अधिकारों के अभाव में मानव का संपूर्ण विकास संभव नहीं है, और मानव एक निश्चित आयु तक जीवित रहेगा तो उस आयु तक उसे अबाध मानव अधिकार प्राप्त होते रहे, इसके लिए मानव ने स्वयं राज्य को जन्म दिया। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि राज्य की दोहरी भूमिका हो गई, एक संरक्षण करे, ठीक है, मूल अधिकारों का, और दूसरा क्या करे, मूल अधिकारों का संरक्षण करने के साथ ही ऐसी व्यवस्था निर्मित करे कि मूल अधिकार राज्य के सारे नागरिकों को प्राप्त हो। तो संरक्षण ये तो राज्य का न्यायिक अंग ये कर देगा, लेकिन प्राप्त कराने की व्यवस्था ये तो कार्यपालिका ही करेगी, और कार्यपालिका के ऊपर ही ये जिम्मेदारी है कि वो अन्य प्रकार के काम करे, क्योंकि कार्यपालिकीय अंग वही है। आप जो कुछ करेंगे हाथों से ही तो करेंगे, कुछ भी करेंगे हाथों से तात्पर्य आपके शरीर की भूमिका होगी। लोग कहते हैं जैसे कुछ ना करो, अरे कुछ नहीं करेंगे तो बैठोगे, बैठना भी तो करना ही है। कुछ नहीं करोगे लेटोगे तो भी लेटना भी तो करना ही है। इस संसार में आप करने से मुक्त हो ही नहीं सकते। इसीलिए यह कहा गया कि जंगल में भाग जाने से कर्मों का नाश नहीं होता, कर्ता के भाव का नाश कर लेने से कर्मों का नाश हो जाता है। जब आप यह मानना शुरू करते हैं कि करते हम नहीं हैं, ये नियति है, जिसने कुछ तय कर रखा है, हमारा तो एक उपकरण की भांति वो नियति उपयोग कर रही है, तब कर्म जन्म नहीं लेता। और जब आप कर्ता के भाव से कर रहे थे तो कर्म जन्म ले गई, ठीक है, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। तो करेगा जो कुछ वो कार्यपालिकीय अंग करेगा, और जब कार्यपालिकीय अंग कुछ भी करेगा तो सही और गलत दोनों होंगे, और जानबूझकर गलत करने की संभावना ये भी रहेगी। जैसे जिन्हें संरक्षण सौंपा गया है न्यायपालिका, क्या वो जानबूझकर गलत डिसाइड नहीं करते? क्या आज तक किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई इस आधार पर नहीं की गई कि उसने जानबूझकर गलत किया? इवन सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी आपको पढ़ाया गया कि क्या चले, उन्हें हटाने की कार्रवाई चलिए। क्यों चलिए? जानबूझकर गलत किया ना, इसलिए चलिए। और तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत शर्मा के खिलाफ, ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले सिफारिश कर दी कि अब हटाने की कार्रवाई संसद में चलनी चाहिए, ठीक है ना, इसकी सिफारिश कर दी। इसका मतलब जानबूझकर गलत तो कोई भी करता है, और किसी से भी गलत किसी भी समय हो जाता है। दशाएं दोनों हैं, और दोनों दशाओं के लिए आपको व्यवस्था बनानी होगी, ठीक है ना। तो यही व्यवस्था फंडामेंटल राइट के संबंध में बनाई गई। अगर जानबूझकर वायलेशन है तब भी,
अनजाने में वायलेशन है तब भी क्या होना चाहिए? संरक्षण फंडामेंटल राइट्स का होना ही चाहिए। और कौन करेगा? राज्य से ऊपर कोई है ही नहीं, तो राज्य का न्यायिक अंग ही करेगा। और जिसे संरक्षण सौंपा है वो वस्तु को नष्ट करेगा, ये कल्पना के परे है। जो कल्पना के परे नहीं, वो ये कल्पना के भीतर की बात नहीं। पिता संरक्षण करता है बच्चों का, मां संरक्षण करती है बच्चों का, ये कल्पना के परे है कि मां बाप बच्चों का बुरा करेंगे। इसलिए दुश्मनों की लिस्ट में मां बाप शामिल नहीं है। यद्यपि एक्सेप्शनली ऐसा हो भी जाता है कि मां बाप बच्चों के प्रति होस्टाइल व्यवहार रखते हैं, लेकिन वो यदा कदा है, वो इतना सामान्य नहीं है कि उसके कारण से हम मां बाप के खिलाफ कोई उपधारणा विकसित कर ले। ऐसा संभव नहीं है। यही न्यायपालिका के संबंध में है। लेकिन डूअर, जो सामान्य तौर पर काम करने को अधिकृत किया गया है, उससे गलतियां होंगी और वो जानबूझकर गलत करेगा, इस बात की भी संभावना हमेशा रहेगी। ठीक है, इसलिए जो फंडामेंटल राइट के संबंध में राज्य को समझा गया है उसमें राज्य के उस अंग की चर्चा नहीं हुई या राज्य के उस अंग को शामिल नहीं किया गया जिसे फंडामेंटल राइट के संरक्षण का भार दिया गया है। दिस इज द रीजन व्हाई जुडिशरी इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन which is given by the framers under Article 12, ठीक है ना, फॉर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, जो राज्य की डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई, उसमें जुडिशरी इंक्लूडेड नहीं है। और आपसे अक्सर ये सवाल प्री में होते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अदर अथॉरिटी इस डेफिनेशन में आते हैं? जो राज्य की जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई, अदर अथॉरिटी क्या होती है? भाड़ चूल्हे में चली गई अदर अथॉरिटी। अभी उस पर विचार मत करिए। एक ही बात वो खूब पूछते हैं, क्या उन्हें शामिल माने? राज्य तो वो भी है, नो डाउट दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट। लेकिन फंडामेंटल राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक विशेष संदर्भ में विचार कर रहे हैं। उस संदर्भ में राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका को नहीं मान सकते, क्योंकि वो तब अवधारणा के खिलाफ होगा और चीजें कॉन्सेप्शन के खिलाफ नहीं हो सकती। कॉन्सेप्शन पहला बिंदु है जहां से इमारत खड़ी होनी शुरू होती है। तो वहां in the context of fundamental right we cannot include the Supreme Court or High Court in the definition of Article 12, ठीक है ना, in the definition of state उन्हें हम शामिल नहीं मान सकते, संभव ही नहीं है। हां, अन्य जो राज्य के अंग हैं वे मानव जीवन को प्रभावित करेंगे और हम यह भी नहीं कह सकते कि वे अपने कार्यों को छोड़ दें, क्योंकि वे जरूरी हैं। राज्य के दोनों काम है, संरक्षण के अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था निर्मित करना जिसमें सबको फंडामेंटल राइट प्राप्त हो। क्यों? बिना फंडामेंटल राइट के हम वो प्राप्त नहीं कर सकते जिसके लिए संविधान को लागू किया गया, जो प्रीएम्बल में हमें आदर्श रखे टू अचीव दोज गोल्स विच आर, ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय अस इन द preamble of the Constitution of India. Those goals can't be achieved because we have declared that justice in all forms, meaning thereby the political, economical and social, ये सबको दी जाएगी। कैसे होगा? बिना फंडामेंटल राइट के। आप समानता का व्यवहार नहीं करेंगे, आप स्वतंत्रता नहीं देंगे, कैसे होगा? और समानता और स्वतंत्रता
सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था का निर्माण जिसके पास प्रोटेक्टिव रोल है वो तो नहीं करेगा ना, वो तो राज्य के दो अंग वही करेंगे, क्योंकि काम करने की क्षमता तो उन्हें दी गई। और फिर वही बात आ जाती है कि काम करेंगे तो गलत भी करेंगे, जानबूझकर गलत और अनजाने में गलत, दोनों तरीके से हो सकता है। तो गलती ठीक की जानी चाहिए कि काम करना रोक देना चाहिए। भाई काम करना तो नहीं रोका जा सकता। बोले जंगल में डकैत छिप जाते तो जंगल काट डाले, ये तो कोई समाधान नहीं हो सकता। समाधान तो वर्केबल होना चाहिए। आप जंगल काट डालेंगे, बाकी समस्याएं पैदा होंगी, उनका क्या करेंगे? तो वर्केबल सॉल्यूशन जो वर्केबल ही नहीं है, उस सॉल्यूशन का क्या मतलब? वो सॉल्यूशन है कब? बोले एक्सीडेंट होते हैं, कल हम नियम बना दें कि सब गाड़ी कोई 5 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं चलाएगा, ये कोई सॉल्यूशन है? तो मूर्खता है। दुनिया बुलेट ट्रेन चला रही, तुम बता रहे 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं चलेगी। अरे हम इसकी व्यवस्था सोचे कि दुर्घटना ना हो कि हम स्पीड घटाएंगे, स्पीड तो बढ़नी चाहिए। ध्वनि की स्पीड से चले मामला, ध्वनि की स्पीड से तेज चले तो ज्यादा बेहतर है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश ये की गई कि राज्य के जो दो अंग फंडामेंटल राइट का वायलेशन जानबूझकर या अनजाने में कर सकते हैं, उनको फंडामेंटल राइट के प्रयोजनों से राज्य घोषित किया जाए, ताकि दो समस्याएं हल की जा सकें। एक कि ये फंडामेंटल राइट चुकी हैं और इनका वायलेशन न हो, इसके लिए राज्य आया। तो फिर जो कार्यकारी अंग हैं राज्य के, वो कुछ भी ऐसा ना करें जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हो। क्यों? आप सुरक्षा के लिए जन्मे, आप कैसे वायलेशन कर देंगे? और जो प्रोटेक्टिव रोल में राज्य का अंग है वो उसको रोके, क्योंकि राज्य से ऊपर कोई व्यवस्था हमने निर्मित नहीं की, इसलिए राज्य का ही जो अंग प्रोटेक्टिव रोल में है वो उसको रोक दे। जैसे आपकी बॉडी में माइंड या प्रोटेक्टिव रोल में है, सांप दिखा, आपका माइंड निर्देश देता पीछे हटो, आप पीछे हटते हैं। ठीक, आग है, छुआ और माइंड ने आदेश दिया कि हाथ पीछे हटाओ, आप पीछे हटाते हैं। तो प्रोटेक्टिव रोल में आपका ही अंग, माइंड कोई बाहर से नहीं आया, आप ही का अंग है। तो जो प्रोटेक्टिव रोल में है उसे निर्देश देने का हक दे दिया गया। इसका मतलब यह नहीं कि माइंड बड़ा है, टांग छोटी है तो टांग काट के फेंक दो, अभी पता लगेगा माइंड क्या कर लेगा। तो माइंड जो अभी सुख दे रहा है ये दुख देगा, क्योंकि अगर माइंड न होता तो टांग का अभाव कभी अनुभव नहीं होता और कष्ट और दुख नहीं होता। ठीक है, तब वही माइंड जो अभी सुखद है वो तब दुखद हो जाएगा। दुनिया में जो कुछ है वो तटस्थ है, आप जो डूअर उसका उपयोग कैसे कर रहा है ये देखना है। तलवार अपने में तटस्थ है, ये आतंकवादी के हाथ में होगी नुकसान करेगी, ये सैनिक के हाथ में होगी फायदा देगी। तलवार का कोई रोल नहीं है, ठीक है, रोल करने वाले का है। तो इसलिए इस कारण से कार्यपालिकी और विधायी अंग छोटे और वो बड़े हो जाते हैं। ये मूर्खता की बात आप कतई अपने दिमाग में नहीं लाएंगे। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, ठीक है। यद्यपि आप ही के दिमाग में नहीं, न्यायिक अधिकारियों के दिमाग में भी ये बात रहती है। अब किसी के साथ बैठे थे, कोई कह रहा था कि अब जिला जज डीएम से बड़े हैं, तो हमें हंसी तो आने लगी, लेकिन अब वही बात है कि अपने संबंध कौन खराब करे सामने बोल के, और हमारे बोल देने से वो सुधर तो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो कोई चीज पॉलिसी और नीति है, हम भी अपने चुप बैठे रहे। हाँ ठीक है, न डीएम बड़े हैं न जिला जज बड़े हैं, दोनों की अपनी फील्ड है।
और अपनी अपनी फील्ड में सब बड़े हैं, अपनी अपनी फील्ड कॉन्स्टिट्यूशनली डिसाइड है, यहां आप काम करेंगे, यहां आप काम करेंगे, इंक्रोचमेंट किसी और से नहीं होगा, और अगर होगा तो वही लोग डिसाइड करेंगे। जैसे कई बार होता है आप में और पड़ोसी में झगड़ा हो गया, पड़ोसी कहते जो घर के बड़े बुजुर्ग होते कि आप लोग डिसाइड कर दो, जो आप कह दो वो मान लिया, ठीक है, और उन्हें विश्वास होता है कि बड़े बुजुर्ग कभी भी गलत बात नहीं कहेंगे, और बस यही विश्वास, ठीक है, व्यक्ति की छाती है। तो एक इंस्टीट्यूशन है, अगर उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी कुछ गलत होता है तो उसी इंस्टीट्यूशन को जिम्मेदारी दी जाती है कि जरा सोचिए ये जो कह रहे हैं आप कितना ठीक है। जैसे केशव सिंह का मामला, हाई कोर्ट और लेजिस्लेचर में कंफ्लिक्ट है, तो वही डिसाइड करेंगे, क्योंकि उम्मीद है कि नहीं, और आज तक उस उम्मीद को कायम रखा गया, इसलिए भविष्य के लिए भी उम्मीद है कि जब भी कंफ्लिक्ट होगा तो वो डिसाइड करेगा और ठीक डिसाइड करेगा, और कंफ्लिक्ट तो होंगे, वो ना हो ये कैसे संभव है। तो जो राज्य के दो अंग हैं उनको अनुच्छेद 12 में स्थान दिया गया, लेकिन सिर्फ वही है, यानी राज्य के जो दो अंग हैं, अर्थात राज्य के विरुद्ध ही फंडामेंटल राइट प्राप्त है, ये दूसरी गलत बात है जो आपके दिमाग में बैठी रहती है। ये दूसरी गलत बात है कि फंडामेंटल राइट राज्य के विरुद्ध, ठीक है, दूसरी गलत बात कह रहा हूं, क्योंकि जो सत्य है वो आधा सच और आधा गलत नहीं होता, सत्य 100% सत्य होता है, सत्य आधा अधूरा नहीं हो सकता। हमने आपसे एक बार चर्चा में कहा था कि सत्य तो एक ही है, असत्य कई हो सकते, आपका असत्य अलग होगा, मेरा झूठ अलग होगा, आपका झूठ अलग होगा, लेकिन सत्य एक ही हो सकता है। हां, सत्य की अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अभिव्यक्ति व्यक्ति का क्षेत्र है, अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है, और सत्य अनुभव का क्षेत्र है, ठीक है, अनुभव अलग बात है, अनुभव की अभिव्यक्ति अलग बात है, क्योंकि कई तो हो सकते हैं जिनके पास भाषा ही ना हो, तो क्या वो अभिव्यक्ति नहीं करेंगे? गूंगा कैसे करेगा अभिव्यक्ति? ठीक है, बोलकर तो नहीं कर सकता, भाषा के माध्यम से तो नहीं कर सकता, और ईश्वर की ओर से ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि गूंगे को अनुभव नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो वो नाच कर करेगा, गाकर करेगा, गा नहीं सकता, ठीक है ना, नाच कर करेगा, हंसकर करेगा, मुस्कुराकर करेगा, करेगा। अभिव्यक्ति के ढंग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अभिव्यक्ति जो भाषा में करने में समर्थ हैं उनके लिए भाषा का चयन ये अलग हो सकता है, अलग अलग शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति हो सकती है, किंतु सत्य जो अभिव्यक्त किया जाएगा भाषा आदि के माध्यम से या अभिव्यक्ति के माध्यम से, वो एक ही होगा, ठीक है ना, वो एक ही होगा। आप खट्टा खाते ऐसे करके अभिव्यक्त करते हैं, बच्चे को खट्टा खिलाओ वो अजीब सा मुंह बनाकर अभिव्यक्त करता है, अभिव्यक्ति डिफरेंट है, अनुभव एक है। ऐसा नहीं हो रहा बच्चे को खट्टा वैसा अनुभव नहीं हो रहा जैसा आपको हो रहा है, अभिव्यक्ति के ढंग अलग है, सत्य तो एक ही है, और सत्य आधा अधूरा नहीं हो सकता, वो सच सच होता है, और जो आधा अधूरा है वो झूठ है। इसीलिए कहा गया कि युधिष्ठिर ने झूठ बोला, लेकिन झूठ अपने में खराब है, ये किसने कहा? झूठ का उद्देश्य क्या है इससे तय होगा कि उन दशाओं में वो सच जिसे तुमने सच माना है उच्चारित करना ठीक होता, या जो झूठ कहा गया वो सच से 100 गुना ज्यादा सच है, क्योंकि सच की डेफिनेशन यह भी है कि सत्य शिव है और शिव ही
होने के शिव तो है ही है, इसके साथ साथ सुंदर भी है, अर्थात सत्य वही है जो कल्याणकारी है। शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है। तो जो कुछ कहा गया अगर उससे कल्याण हो रहा था तो वो असत्य कहा था, अर्ध सत्य कहा था। इसलिए युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा वो अर्ध सत्य भले ही हो, लेकिन उसे सत्य से अधिक कल्याणकारी है सत्य। स्वयं उसने मान लिया जिसे हम भगवान मानते हैं, उन्हीं ने आज्ञा दी कि ये कहो। ठीक है, तो सच की डेफिनेशंस वो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये सही है कि अर्ध सत्य सामान्य भाषा में सत्य नहीं माना जा सकता। तो इसलिए अगर आपको यह मालूम है कि राज्य के विरुद्ध फंडामेंटल प्राप्त हैं या फंडामेंटल राइट इसलिए बनाए गए ताकि राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रहे और वो मानव जीवन में या नागरिकों के जीवन में बहुत अधिक हस्तक्षेप न करे, तो आपका यह सत्य अर्ध सत्य है, गलत है। राज्य के अलावा प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी फंडामेंटल राइट प्राप्त है, और ये किसी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आया है, ये कहना इससे भी ज्यादा गलत है। इससे भी ज्यादा गलत है मीनिंग भाई, कहने का मेरा अर्थ है ये भी अर्ध सत्य है, क्योंकि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से वही आ सकता है जो बेयर में है, और जो बेयर में है ही नहीं वो तो कल्पना है, व्याख्या नहीं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ? न्यायिक व्याख्या, और व्याख्या उसकी है जो गिवन है। जो गिवन ही नहीं है वो अगर आप व्याख्यायित करके ला रहे हो तो वो तो आपकी कल्पना है, दैट इज हाइपोथेसिस। ठीक है ना? द लैंग्वेज हैज नेम्ड दैट इवेंट एज अ हाइपोथेसिस। वो निर्वचन कहा है, व्याख्या कहा है। ठीक है, व्याख्या तो अलग बात होती है, व्याख्या तो वो है जो दिया हुआ उसकी हो। तो आप लोग ये तो जानते हैं, ये तो आप बताते भी हैं कि तब कई फंडामेंटल राइट है जो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी मिल जाएंगे। तो स्वतंत्रता का अगर आपने ठीक है अनयूजुअली किसी को पकड़ रखा तो हैबियस कॉर्पस जारी हो जाएगी। ठीक है, और हैबियस कॉर्पस फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए जारी होती है। लेकिन इसके लिए ये व्याख्या है, ये आपको साबित करना पड़ेगा, और व्याख्या गिवन की होती है। अनुच्छेद 12 के लिए राज्य कौन है ये लिखा है, तो अगर उसी वहीं पर ये नहीं लिखा है कि राज्य के अलावा भी चीजें जो यहां राज्य घोषित की गई हैं उनके अलावा भी व्यक्ति या वस्तुएं हो सकती है या संस्थाएं हो सकती है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकती है, और यदि करती तो वे भी फंडामेंटल राइट के अनुशासन के अंतर्गत मानी जाएंगी। अगर ये अनुच्छेद 12 में नहीं लिखा है तो फिर इस संबंध में वॉट एवर यू हैव सेड, मीनिंग देयर बाय दैट ऑर्गन ऑफ द स्टेट हु इज कॉम्पिटेंट टू से समथिंग अबाउट द constitutional provisions, if he is saying something that is mere hypothesis, not the interpretation, वो निर्वचन है ही कहां, तो बेकार की बात है। तो आपको इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए चीजों को। तो आप अनुच्छेद 12 की जरा एक शब्द पढ़ें, क्या कहता है इस भाग में, जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। तब तो पहली लाइन उसने लिखी, इस भाग में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत, एक तो राज्य के अंतर्गत जैसे उसने कहा डेफिनेशन इंक्लूसिव हो गई, ठीक है ना। ईश्वर सब जगह है, उसे देखने की क्षमता चाहिए, और अगर हमें देखने की क्षमता नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन हमारा जो बौद्धिक अहंकार है वो हमें यह समझने ही नहीं देता कि गलत हम भी हो सकते हैं, गलत हमेशा दूसरे नहीं होते। आप लोगों से नहीं कह रहे हम, ठीक है, इस समय कम से कम नहीं कह रहे, वैसे तो कहते भी हैं कि जैसे आप लोगों से कोई आता है 1 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ और ये कहना शुरू करता है समझ में नहीं आ रहा, तो ये प्रक्रिया की गलती है या आपकी गलती है? आप
ये भी तो कभी मान लें कि आपकी गलती है। इसी प्रक्रिया से समझाया गया और बहुतों को समझ में आया। ठीक है, इससे अतिरिक्त कभी कुछ बताया ही नहीं गया और लोगों को आया। और आप उन लोगों से किसी भांति भिन्न नहीं है, किसी भांति कमतर नहीं है, और आप कहते हैं नहीं आया। तो कभी तो खुद की गलती मान लें कि हमसे भी कोई गलती हुई होगी, हो सकता है प्रक्रिया ठीक हो, हम ही गलत हैं। लेकिन आपका बौद्धिक अहंकार आपको कभी यह मानने ही नहीं देता कि आप भी गलत हो सकते हैं। आप सदैव दूसरों पर दोषारोपण या दूसरी प्रक्रियाओं पर दोषारोपण करने की मनोवृत्ति में बने रहते हैं और करते हैं। ये बड़ी मजेदार स्थिति है। बोले भगवान हमें नहीं दिखता, इसलिए ही नहीं। और तुम इस लायक हो, तुम इस मनोदशा में पहुंचे हो, तुम उस भावदशा को उपलब्ध तो हो, तत्काल दिखेगा, क्योंकि वो तो ऑमनी प्रेजेंट है। हम पहुंचे हैं, हम ऐसा नहीं कहते, लेकिन हमें यह पता है कि हम नहीं पहुंचे, इसलिए नहीं दिखता होगा। क्योंकि अगर नहीं है तो भाई वे लोग जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने ईश्वर को पाया है, वे उतने प्रसन्न क्यों दिख रहे जितने हम नहीं हैं। और हम प्रसन्नता के सारे साधन जुटा रहे हैं और वो जंगलों में या कहीं भी बैठे हैं और प्रसन्न है। हमारी जेब में 10 रुपए नहीं, इसीलिए हम दुखी हैं। उनकी जेब में 1 रुपया कभी रहा ही नहीं, यानी ये बहुत लंबे समय से नहीं रहा, फिर भी वो सुखी। आखिर कोई बात तो है। ठीक है, तो हम ये जरूर मान लेते हैं कि नहीं, गड़बड़ कुछ हमारे साथ है, ईश्वर नहीं है, ये न बात नहीं। तो कभी सेक्शन देखकर यह भी जानना चाहिए, जैसे ईश्वर सब जगह प्रेजेंट है फिर भी नहीं दिखता, ऐसे सेक्शन में बहुत कुछ लिखा रहता है जो हमें कभी दिखता ही नहीं। हमने बहुत बार अनुच्छेद 12 पढ़ लिया, कभी दिखा ही नहीं कि उसमें क्या लिखा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत, ठीक है ना, तो राज्य के अंतर्गत इसके मतलब सिर्फ वही राज्य समझा जाएगा जो यहां लिखा है, ये बात नहीं रही। अन्य लोग भी आ सकते हैं। ये अंतर्गत शब्द ने क्योंकि अनुच्छेद का जो नेचर है इसको इंक्लूसिव कर दिया, एक्सक्लूसिव नहीं रखा, क्योंकि एक्सक्लूसिव जब हो जाएगा तो डिफाइंड हो जाएगा कि ये है इस, और इसमें इंप्लाइड हो जाएगा कि इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और जो परमिसिव रहेगा सेक्शन का नेचर या इंक्लूसिव रहेगा तो ठीक है, ये भी है, कुछ और भी हो सकता है जो अभी हमने इंक्लूड नहीं किया, ये तो है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप कभी भी कोई कथा सुनो, वो सत्यनारायण की ही कथा क्यों ना, ठीक है, आप जरा पंडित जी के शब्दों पर ध्यान दें। क्यों देंगे? आप तो कभी किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देते, आप तो खुद पर नहीं देते, आप तो खुद पर नहीं देते, तो कथाओं पर क्या देंगे? अगर आप उस पर भी ध्यान दो तो वो कहते हैं कि फला ने प्रश्न किया कि ये स्थिति क्या है, तो ऋषि ने कहा कि जैसा मैं जानता हूं वैसा बताता हूं। ठीक है, जैसा मैं जानता हूं, वो ये नहीं कहते कि जो मैं जानता हूं वही ठीक है, नो, जैसा मैं जानता हूं वो कहता हूं। ठीक है ना, क्योंकि हम वही कह सकेंगे जो हम जानते हैं, और हम वही कह पाएंगे जो कहने की सीमा में आ सकता है। ये भी है, हम बहुत कुछ जानते हैं जो कह ही नहीं पाएंगे। आप स्वयं में अनुभव कर ले, बहुत कुछ है जो सिर्फ मन में रह जाता है, उसके लिए उपयुक्त शब्द हमें मिलते ही नहीं, है ही नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द। तो दो बातें, जो हम जानते हैं वही कह पाएंगे, और जो कहा जा सकता है सिर्फ वही कह पाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। जो कहा नहीं जा सकता वो भी नहीं कह सकते, जो नहीं जानते हैं वो भी नहीं कह सकते, दोनों बातें। इसलिए शब्द उपयुक्त यही है कि जो मैं जानता हूं वही कहता हूं। ठीक है, तो यहां एक्सक्लूसिव नहीं रहा, ये नहीं कहा उसने
कि जो मैं जानता हूं इसके अतिरिक्त जानने योग्य कुछ नहीं है, या इसके अतिरिक्त जो मैं जानता हूं इसके अतिरिक्त जानकारी ही नहीं है, ये नहीं कहा उसने सिर्फ इतना कहा कि इतना हमें पता है, आगे की बात कह नहीं सकते, हो सकता है इसके अलावा भी हो और हो सकता है इसके अलावा न भी हो। फिलहाल स्थिति के संदर्भ में हम इतना ही जानते हैं, इतना कहा उसने। और यह व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, विनम्र है और ठीक आदमी है। इसके अतिरिक्त जो कुछ अगर कोई कहता है कि हम तुम्हें बताते हैं क्या है, यह व्यक्ति अहंकारी है और झूठा है, क्योंकि ये गारंटी से ये नहीं कह सकता वट एवर ही इज टेलिंग ओनली दैट इज, ठीक है, फिनोमिना और फैक्ट, केवल इतना ही है, ये कोई नहीं कह सकता। तो व्यक्ति अहंकारी होने के साथ साथ झूठा भी है, ठीक है। आप देखेंगे महापुरुष कहते हैं, जैसे महावीर का ही उदाहरण है, तो उससे पूछो परमात्मा है, वो कहते शायद हो। इसका मतलब यह नहीं है कि महावीर को पता ही नहीं है परमात्मा है या नहीं, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि महावीर यह कहना चाहते कि परमात्मा जिस रूप में तुमने जाना है वैसा है या नहीं है यह हमें नहीं मालूम, हमने जैसा जाना वैसा है, तुमने जैसा जाना शायद हो और तुमने जैसा जाना शायद ना हो, क्योंकि तुम जानोगे तो तुम ही जानोगे ना, हम कैसे जान लेंगे। तो महावीर की सत्य निष्ठा है, महावीर की विनम्रता है जो उनके मुंह से ये शब्द कहलवाती है, वो मूर्ख नहीं है। और हमारे निष्कर्ष अक्सर यही होते हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहता है, वो इसके अंतर्गत ये आते हैं। डेफिनेशन का नेचर इंक्लूसिव हो गया, इसका मतलब अन्य लोग भी आ सकते हैं, और यहीं से रास्ता खुलता है जो प्राइवेट पर्सन्स भी या कुछ स्थितियों में कुछ फंडामेंटल राइट्स के लिए जो प्राइवेट बॉडीज हैं उन्हें भी हम राज्य की परिभाषा में रख देंगे। राज्य की परिभाषा में अभिव्यक्त रूप से जो लोग आते हैं वो तो यहां लिख दिया गया, ठीक है ना। और राज्य की परिभाषा में जो अभिव्यक्त रूप से आते हैं ये सभी फंडामेंटल राइट्स के लिए और सभी स्थितियों में फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए राज्य माने जाएंगे। और अक्सर जो फंडामेंटल राइट की वायलेशंस होते हैं उनके प्रति यही अंग उत्तरदायी होते हैं जो अनुच्छेद 12 की परिभाषा में लिखे हैं अभिव्यक्त रूप से। इसलिए आपको ऐसा लगता है मानो राज्य फंडामेंटल राइट के लिए सिर्फ वही है जो फंडामेंटल राइट में अभिव्यक्त रूप से लिख दिया गया। आपको विविक्षित रूप से इन संस्थाओं के अतिरिक्त जो लोग राज्य हो सकते हैं, ठीक है, उनको घोषित करने के लिए जो जिम्मेदार शब्द हैं वो दिखते ही नहीं, क्योंकि अक्सर आपका काम उन्हीं से चल जाता है जो यहां अभिव्यक्त रूप से लिखे हैं। और जब आप काम चल जाता है आपका, तो आपको सोचने की वृत्ति आपकी बनती नहीं, क्योंकि आप सोच भी सिर्फ स्वार्थ से ही सकते हैं। जो आप का भला करे आप सोचते भी सिर्फ उसी के बारे में हैं, बाकी सोचना आपकी वृत्ति ही नहीं। तो कहता है संदर्भ से जब तक कि अन्यथा प्रतीत न हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर संदर्भ से अन्यथा प्रतीत हो तो यहां अभिव्यक्त रूप से जिन्हें राज्य घोषित किया गया है फंडामेंटल राइट के प्रयोजनों से, उनके अलावा भी लोग राज्य हो सकते हैं। क्या कहा उसने, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो तब तक राज्य के अंतर्गत, ठीक है, ये है। तो जब आप इन शब्दों को, जो कुछ हमने पीछे कहा, इस भावना के साथ सोचें तो फिर एक ही अर्थ निकलता है कि अगर संदर्भ से अन्यथा प्रतीत हो रहा हो तो राज्य की परिभाषा में यहां पर उल्लिखित संस्थाओं के अतिरिक्त लोग या संस्थाएं भी हो सकते हैं, यही अर्थ निकलता है। और अगर यह अर्थ ना निकलता
तो उच्चतम न्यायालय हैबियस कॉर्पस कभी भी राज्य या उसके प्राधिकारी यानी पुलिस, सीबीआई, ईडी वगैरह इनके द्वारा गिरफ्तार किए जाने से अन्यथा अगर कोई गिरफ्तार करता, गिरफ्तार तो नहीं शब्द प्रयोग करना चाहिए, इनके द्वारा पकड़ किए जाने से अन्यथा कोई पकड़ करता तो फिर हैबियस कॉर्पस कभी जारी नहीं करता। वो कहता जाइए रिपोर्ट लिखाइए उसके खिलाफ और क्रिमिनल कार्रवाई करिए। ठीक है, नो डाउट ये ऑप्शन भी अवेलेबल है प्राइवेट पर्सन के खिलाफ और सबके खिलाफ अवेलेबल है। और पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर रही तब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी तो विधि अनुसार होती है, उसकी प्रक्रिया है और विधि अनुसार आपकी दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। उसका हनन करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, पुलिस, सीबीआई, आईडी आदि आदि, वे भी अगर विधि की प्रक्रिया के बिना आपकी स्वतंत्रता का हनन करेंगे तो उस सारी, ठीक है, स्थिति को गिरफ्तारी नहीं बल्कि पकड़ कहा जाएगा और उस दशा में हैबियस कॉर्पस जारी हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं करता, ये हाई कोर्ट कभी नहीं करता। अगर ये शब्द न होते कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं, अगर ये शब्द न होता तो अदर अथॉरिटीज और जो अथॉरिटीज यहां मेंशन है उनके अलावा कोई अन्य संस्था या व्यक्ति, प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के रूप में फंडामेंटल राइट के अनुशासन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा लाया ही नहीं जा सकता। जबकि आया है, ये आप भी जानते हैं, आपको खूब पता है कि खूब प्री में पूछा जाता है इनमें से कौन सी रिट है जो प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी हो जाती है, ये प्रश्न है। ठीक है, और आप इसका सही अगर उत्तर देते हैं तो यही देते हैं कि हैबियस कॉर्पस, आप इसका सही उत्तर यही देते हैं। तो हैबियस कॉर्पस कैसे जारी हो जाएगी अगर यह पूछ दिया जाए तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये शब्द भी लिखे हैं इस ओर आपका कभी ध्यान वैसे ही नहीं गया जैसे परमात्मा हर जगह है और आपका कभी ध्यान ही नहीं गया कि है, आपने है ये जाना नहीं, ये माना। अगर किसी ने कह दिया कि है जिस पर आप विश्वास करते थे, उसके प्रति विश्वास, उसके प्रति निष्ठा, इस कारण आपने कह दिया कि है, आपको कुछ नहीं मालूम, ठीक, आपको कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ये आप कहने लगे, अन्यथा आपकी जानकारी शून्य है। जबकि होना यह चाहिए कि आपको उस व्यक्ति को झूठा मानना चाहिए जो कहता है यदि उसने नहीं जाना है, और यदि उसने जाना है तो इसका मतलब आप भी जान सकते हैं, और जब आप जान सकते हैं तो अगर बिना जाने कह रहे हैं तो आप या तो अकर्मण्य हैं या चोर हैं। जानकर कहिए। तो अगर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब हैबियस कॉर्पस प्राइवेट पर्सन के खिलाफ जारी हो जाएगी इसलिए मान रहे हैं, तो आप चोर हैं या अकर्मण्य हैं या मूर्ख हैं, तीन में से एक ही हैं। जानिए सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है, और जब जानने की प्रक्रिया में आएंगे तो यह पढ़ना पड़ेगा। अन्यथा अगर बिना जाने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो फिर आपको यह मानना चाहिए, अगर आपको दिखाई नहीं देता बेयर में कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी कल्पना है, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या नहीं, और अगर आपकी मान्यता ये तो मत मानिए उसको जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ सही नहीं कह रहा, एक एक गोपालन ने उन्होंने जो कुछ कहा वो सही नहीं था। ठीक है, लेकिन इस ढंग का भाव विकसित होना चाहिए। तो आपका पहली चीज उसने कही है कि इस भाग में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आ सकता है, भारत की सरकार और संसद
तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। तो पहली चीज निकल कर आई है कि अगर फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से राज्य क्या है ये देखना है, तो जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत न हो, ठीक है, तब तक राज्य के अंतर्गत यही है। लेकिन अगर संदर्भ से अन्यथा प्रतीत हो तो राज्य के अंतर्गत इनके अलावा भी हो सकते हैं। पहली चीज तो यह निकल कर आ गई। चलिए उस पर बात हो गई। अब सवाल यह है कि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत नहीं हो रहा, तब तो राज्य के अंतर्गत यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इनमें केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, ये लिखा हो, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव अंग है, ये तो करेंगे ही काम। और जब ये काम करेंगे तो सही और गलत दोनों कर सकते, और अगर गलत करेंगे तो जानबूझकर गलत और अनजाने में गलत दोनों कर सकते हैं। लेकिन चाहे जानबूझकर करें चाहे अनजाने में करें, परिणाम तो एक ही होना है, गलत यही परिणाम होना है। तो फिर सही होना चाहिए यह कहने के लिए जो अधिकार संपन्न है वो अपनी भूमिका शुरू करेगा। लेकिन वो अपनी भूमिका शुरू करे इसके लिए ये घोषित करना पड़ेगा ना कि फंडामेंटल राइट के प्रयोजन के लिए इन्हें राज्य समझा जाएगा, ताकि इन पर ये नैतिक जिम्मेदारी आए कि ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कुछ न करें। क्यों? क्योंकि इनका जन्म ही फंडामेंटल राइट के सुरक्षा के लिए हुआ था, ऐसी प्रारंभिक संकल्पना है। ये इनका नैतिक कर्तव्य बने, और उस नैतिक कर्तव्य का वायलेशन अगर ये करें तो इन पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके, इसके लिए इस नैतिक कर्तव्य को विधिक कर्तव्य में बदलना जरूरी है। और इस सेक्शन के माध्यम से हम विधिक कर्तव्य में बदले दे रहे हैं। इसलिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार यहां शामिल हो, इसका एक न्यायपूर्ण औचित्य है, इसलिए शामिल कर दिया। दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल कहता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के संसद और राज्यों के विधानमंडल, ये भी आ गए, क्योंकि संसद और राज्यों के विधानमंडल ही तय करेंगे कि जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार है ये क्या करे, और जो करे वो कैसे करे, यानी प्रक्रिया, और करने के लिए तात्विक क्रियाएं, तात्विक कर्म, ये कौन तय करेगा? विधायिका। और ये भी राज्य का अंग है। तो ये भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कुछ किया जाना प्राधिकृत कर सकते हैं। ये जो करने की प्रक्रिया ये तय करेंगे वो भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो सकती है। दोनों बातें हो सकती हैं। इसलिए इन संस्थाओं को जो ये करने योग्य चीजों को तय करने के लिए प्राधिकृत हैं, इन्हें भी फंडामेंटल राइट के अनुशासन के अंतर्गत लाया जाना उतना ही जरूरी है जितना सरकार को लाया जाना जरूरी है। तो उन्हीं तर्कों के कारण और उन्हीं तर्कों के आधार पर जो सरकार के संबंध में कहे गए, इन्हें भी यहां उस अनुशासन में रख दिया। अब आप कहेंगे इसके अलावा फिर स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी जो सरकार के नियंत्रण में है, जो राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर है, इनको रखने का क्या उचित है? तो एक बड़ी सीधी बात है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हर वो अथॉरिटी कर सकती है जो पावर सेंटर है, जो शक्ति का केंद्र है, ठीक है। और चूंकि हमने सोशल वेलफेयर स्टेट की कल्पना की, इसलिए और हमने फेडरल प्रिंसिपल को भी अपनाया ताकि देश का शासन और व्यवस्था सुचारू रूप से वो चल सके। तो ऐसी बहुत सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी
अस्तित्व में आ सकती हैं जिन्हें काम करने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, इसरो है, स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में काम करेगी। बहुत सी बातें ऐसी हो सकती हैं जो हमें समझ में ही नहीं आ सकती और वो काम करने के लिए जरूरी है। स्पेस जो रिसर्च है उसके क्षेत्र में इसे समझने के लिए एक आसान बात बता रहे हैं, जिसे हमारी समझ में कभी ये आया ही नहीं और आपके भी नहीं आया होगा, भले ही आप कह दें कि आ गया, कि आखिर पहले ऐसा क्यों होता था कि जो छात्र था वो शिक्षक के घर पर पढ़ने जाता था, वहीं रहता था, वापस नहीं आता था। एक निश्चित टाइम 25 साल, उसके बाद वापस आता था। ठीक है, इस बात का औचित्य क्या है? आज की व्यवस्था आपको ज्यादा ठीक लगेगी, रेगुलर अपने स्कूल गया, 12 बजे तक पढ़ा, घर आ गया, जबकि वो व्यवस्था ज्यादा ठीक है। और ये आप उस दिन अनुभव करेंगे जिस दिन पढ़ाना शुरू करेंगे। 8 बजे घड़ी देख के हमें आपको पढ़ाना है, मेरा मूड ही नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, क्योंकि ठीक 15 मिनट पहले कोई ऐसी बात हो गई है जिससे मेरा मूड ऑफ हो गया टोटली। और ये पढ़ाना मूड की बात है, मूड अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। हमारा है पढ़ाने का मूड, आपका नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई क्या फायदा होगा? इस समय बिजली नहीं आ रही, दोनों का मूड है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि अगर बैठे तो पसीने पसीने हो जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। रात में ठंडा है, लेकिन रात में अपने घर हो आप, हम अपने घर हैं। अब पढ़ाने का मूड रात में बना, पढ़ने का मूड रात में बना, आप ही नहीं। ठीक है, इसलिए वो व्यवस्था रखी गई थी जिस समय मन बने। कोई टाइम टेबल नहीं है। ये टाइम टेबल, ये पढ़ने की व्यवस्था, ये अस्वाभाविक है, इसलिए हमें हंसी आया करती है और हम हंसी उड़ाते भी हैं उन लोगों की जो बढ़िया एक टेबल लैंप और एक आपका टाइम टेबल लगाओ, 6 से 7 कॉन्स्टिट्यूशन हो, 8 से 10। अरे कोई मतलब है? बोले कुर्सी मेज पे बैठ के पढ़ना चाहिए, कोई व्यवस्था है? ठीक है, व्यवस्था कोई होती नहीं, चीजों को व्यवस्था होती है, काम होना लक्ष्य है। जिस समय पढ़ने में, जैसे पढ़ने में मूड बनेगा वैसे हम करेंगे, उसमें क्या बात? ठीक है, तो आप कई बार व्यवस्था के चक्कर में इतना ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, कि सारी अव्यवस्था हो जाती है और कुछ भी हासिल नहीं होता। तो जो चीजें आपको बहुत छोटी लगती है, वो किसी काम को करने के लिए बड़ी प्रभावी हो सकती है। इसलिए आश्रमों ने जितने अच्छे शिष्य दिए, उतनी आज की व्यवस्था में उतने अच्छे शिष्य नहीं निकलते। कारण ही वही है, आपको जो बात समझ में नहीं आ सकती, वो बात उस व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे स्पेस रिसर्च का मामला है, उसमें क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, ये स्पेस साइंस से जुड़े हुए लोग समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते उनकी बातों को, उनकी आवश्यकता को हम नहीं समझ सकते। इसलिए अब मानिए स्पेस रिसर्च से संबंधित कोई संस्था ये बननी है, तो उसमें पहली चीज स्पेस रिसर्च से जुड़े हुए लोग ही होने चाहिए। वो उस आवश्यकता को अधिक अच्छे तरह से समझेंगे। लेकिन उन्हें आपने दे दिया और वो सब आपस में लड़ेंगे, तो व्यवस्था बनाना तो राज्य का ही काम है। ठीक है, तो राज्य उस पर रेगुलेशन के माध्यम से, कानून के माध्यम से नियंत्रण रख सके, ये व्यवस्था होनी चाहिए। फिर उसके खर्च कहां से निकलेंगे? प्रारंभिक तौर पर उसे स्थापित करने के लिए जो खर्च चाहिए वो कहां से आएंगे? डेली रूटीन के अलावा उसमें जो लोग होंगे उनके अपने जो जीवन के खर्च हैं, पारिवारिक खर्च हैं, वो उनकी तनख्वाह कहां से आएगी? ये सब तो करना पड़ेगा ना, ये तो राज्य ही कर सकता है, तो राज्य करेगा। अब स्पेस रिसर्च के सेंटर में, क्षेत्र में, ये संस्था
कार्य करने के लिए राज्य की ओर से अधिकृत हो गए। ठीक है ना, राज्य ने अधिकृत कर दिया कि ये स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में काम करेंगे बिकॉज दे आर स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड। दैट इज वाई दे आर नोन वेरी वेल with those requirements, ठीक है, which are necessary to make a research in that particular field। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि ये लोग भी तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकते हैं, ये लोग भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकते हैं, करेंगे, ऐसा हम नहीं कर रहे, कह रहे कर सकते हैं, इसकी संभावना है। तो जो हो सकता है उसके बारे में व्यवस्था बनाना यह व्यवस्थापक का काम है। जो केंद्र सरकार की आलोचना चल रही है जम्मू कश्मीर के इंसिडेंट पे, इसीलिए चल रही है कि आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि यह हो सकता है जो हुआ, इसलिए उसे निवारित करने के लिए जो जरूरी था वो किया जाना चाहिए। अब उसमें तर्क उस ओर से भी है कि भाई वो स्थान जहां पर इंसिडेंट हुआ, वो जब अमरनाथ यात्रा चलती है तब यात्री वहां अक्सर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो इतना खूबसूरत है, तो उस समय वहां सुरक्षा की व्यवस्था रहती है। क्योंकि इस समय अमरनाथ यात्रा चल नहीं रही थी, इसलिए वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था आदतन न होती थी, न है, न थी। और जो मिसक्रिएंट्स हैं उन्हें तो ऐसी मौके चाहिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी जनता की भी गलती है, हालांकि इस माहौल में वो गलती नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि हर चीज, हर बात को कहने का एक समय होता है। ठीक है ना, उस समय से पहले और समय के बाद वो चीज नहीं कहनी चाहिए। गलती थोड़ी इतनी है कि ये जो लोग होते हैं टूरिस्ट, इनकी एक आदत होती है एडवेंचरस, जहां कोई नहीं गया वहां हम जाएंगे, ताकि घरों में ये होती है, सबकी होती है, हम भी टूरिस्ट बन के जाएंगे तो हमारी भी आदत यही होगी। उस स्थान के फोटो खींचना जहां अभी तक कोई नहीं गया, उस स्थान पर की कहानियां सुनाना लौट के, इसलिए ये ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं। और फिर ये मिसक्रिएंट्स, उनके लिए तो आसान टारगेट यही है, फिर होता है। हालांकि ये बात कहने का ये समय नहीं है और न कही जानी चाहिए। इस समय तो जो उस घटना के लिए उत्तरदायी है उन पर कार्रवाई, यही प्राइमरी लक्ष्य, और यही राष्ट्र जीवन के लिए जितने उत्तरदायी लोग हैं वो कर भी यही रहे हैं कि नहीं, इस समय तो एक ही बात, जिसने किया उसे ठीक कर देंगे। ये सब बातें होती रहेंगी, बाद में होंगी। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये लोग स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में काम करने के लिए अधिकृत लोग हो गए, अब ये गड़बड़ कर सकते हैं। तो अगर अदर अथॉरिटी, ये टर्मिनोलॉजी नहीं होगी, तो फिर जब ये गड़बड़ करेंगे तो क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते घूमेंगे? अरे फिर क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा। तो जो पानी बरसने लगे तब छप्पर डालना, ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। ये तो हमें पता ही है कि 4 महीने बरसात के होंगे, तो ठीक करके रखना। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए अदर अथॉरिटी ये शब्द आया, और इसकी व्याख्या की जिम्मेदारी है कि अदर अथॉरिटी के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं रखकर राज्य माना जा सकता है, ये अनडिफाइंड छोड़ दिया गया ताकि एक लचीली व्यवस्था निर्मित हो। और जब हम चाहे निरंकुश, देखिए चाहने का अर्थ यह नहीं निरंकुश चाह, क्योंकि निरंकुश चाह अगर है तो उसे चाहना नहीं कह सकते। ठीक है, उसे इच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर इच्छा निरंकुश है, उसे और कुछ भी कहा जाए, भाषा में उसे क्या कहा जाएगा उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड मेरे दिमाग में इस समय नहीं आ रहा, लेकिन उसे कम से कम इच्छा नहीं कहा जा सकता। इच्छा वही है जो संभव हो, जिसे पूरा किया जाना। तो इसीलिए अदर अथॉरिटी शब्द को यहां क्या किया गया, उस अनुशासन में हम ले आए और उसे अनडिफाइंड छोड़ दिया, ताकि जैसी परिस्थिति हो और जिस परिस्थिति में जिस संस्था को
अनुशासन में लाया जाना समुचित लगे, उसे उस अनुशासन में लाया जा सके। और स्थानीय प्राधिकारी इन्हें तो रखना ही पड़ेगा। क्यों? दे आर आल्सो पावर सेंटर। जैसे आपने फेडरल प्रिंसिपल को इसलिए अपनाया क्योंकि सुव्यवस्था इतने बड़े देश में एक सरकार के द्वारा निर्मित नहीं हो सकती थी, इसलिए क्षेत्रीय सरकारों को जन्म दिया गया और फेडरल प्रिंसिपल हमने अपनाया। वैसे ही इतने बड़े राज्य में एक क्षेत्रीय सरकार के द्वारा सब कुछ करना भी संभव नहीं है, इसलिए स्थानीय प्राधिकारियों को जन्म देना पड़ा। स्थानीय प्राधिकारी सफाई नगर निगम कराएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन नगर निगम कराएगा, गलियों में खड़ंजा वो बिछवाएंगे। राज्य थोड़ा फ्री रहे, राज्य की सरकार थोड़ा फ्री रहे, ठीक है। स्थानीय प्राधिकारी, जिला पंचायत विकास के काम जिला पंचायत कराएगी। आपका मंडी समिति, उन्होंने कहा कि कृषि उत्पाद ठीक से बिक सकें, कृषि उत्पाद बाजार तक पहुंच सके, इसके लिए सड़कों का निर्माण आदि आदि ये करेंगे, ठीक है। अब इन कामों को करने के लिए ताकत इन संस्थाओं के पास आ गई, जिन्हें स्थानीय प्राधिकारी या लोकल बॉडीज कहा जा रहा है। और जहां शक्ति आ गई वहीं शक्ति के उल्लंघन की संभावनाएं ये साथ में आती हैं। ये अलग अलग चीजें नहीं है। शक्ति आएगी, शक्ति के उल्लंघन के अवसर और शक्ति के उल्लंघन करने का सामर्थ्य ये भी कर्ता में ऑटोमेटिकली आएगा। इसलिए इनको भी इस अनुशासन में लाना जरूरी हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, संसद, राज्यों के विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी सारे इसमें होंगे। और अगर संदर्भ से अन्यथा प्रतीत होता है तो अन्य लोग भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। एक पर्याप्त लचीली व्यवस्था ये निर्मित की गई अनुच्छेद 12 में फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से, क्योंकि यही वो अधिकार हैं जिनके लिए पूरी व्यवस्था, यूं कहें सारा ताना बाना निर्मित किया गया। यही वो अधिकार हैं जिसके लिए हमने स्वतंत्रता का संघर्ष किया। अन्यथा सड़कें पहले भी थी, पुलिस पहले भी थी, टैक्स पहले भी थे, अस्पताल पहले भी थे। ये नहीं है। ये हक जिन्हें फंडामेंटल राइट कहा गया, ये बस नहीं थे। इन्हीं के लिए सारा संघर्ष चला। तो इनको सुरक्षित रखने के लिए जहां जहां सत्ता हो सकती है, जहां जहां शक्ति हो सकती है, उन सारी संस्थाओं को अन्य प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी आदि के माध्यम से इस अनुशासन में ले आया गया। और साथ ही साथ अगर व्यक्ति या कोई अन्य भी इन अधिकारों का वायलेशन करता है तो उसे भी इस अनुशासन में लाया जा सके, इसकी संभावना भी निर्मित कर दी गई। लेकिन बस उस पावर सेंटर को इस डेफिनेशन में नहीं लाया गया जिसे यह जिम्मेदारी दी गई कि आप इन अधिकारों के उल्लंघन या इन अधिकारों के अतिलंघन के अवसर को पहचान कर इन अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करेंगे। क्योंकि वो अंग रक्षक की भूमिका में निर्मित हुआ और रक्षक भक्षक होगा, ये कॉन्सेप्शन के खिलाफ है। इसलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस परिभाषा में नहीं। और इसलिए आप खूब समझ लें कि अगर विधि का वो प्रारूप, विधि के सारे प्रारूप हम लोग अनुच्छेद 13 देखेंगे, वहां विधि की डेफिनेशन आएगी। राज्य और विधि ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के मामले में। तो राज्य यहां डिफाइन किया, विधि क्या होती है फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से, वो अनुच्छेद 13 बताएगा। और अनुच्छेद 13 में विधि के सारे प्रारूप अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द के अंतर्गत शामिल किए गए फंडामेंटल राइट के प्रयोजन से। लेकिन विधि का वो प्रारूप जो अनुच्छेद 141 में वर्णित है, विधि का एक प्रारूप अनुच्छेद 141 भारत का संविधान, उसमें भी वर्णित है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि इस देश की विधि होगी। विधि का वो प्रारूप अनुच्छेद 13(3) में विधि का प्रारूप नहीं माना गया, ठीक है।
विधि का वो प्रारूप जो अनुच्छेद 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि के रूप में निर्मित होता है, विधि के उस प्रारूप को अनुच्छेद 13 में विधि नहीं माना है। क्यों? इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 13 में विधि की जो परिभाषा है वो फंडामेंटल राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि फंडामेंटल राइट के रक्षक के द्वारा घोषित विधि है। रक्षक भक्षक नहीं हो सकता, वो ऐसी विधि घोषित नहीं कर सकता जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती हो। इस अवधारणा के कारण ही अनुच्छेद 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि इसके अंतर्गत नहीं रखी गई। अब एक प्रश्न बचता है कि अन्य प्राधिकारी शब्द के अंतर्गत किसी संस्था को हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या किन संस्थाओं को हमें अन्य प्राधिकारी मानना चाहिए, इस विषय पर कोई निर्देशक सिद्धांत, तो वो निर्देशक सिद्धांत आए हैं और किस प्रकार आए हैं और किन मुकदमों में आए हैं, ये बात बच जाती है। इस पर चर्चा हम लोग सोमवार को करेंगे। देखें।